इस गहराई से विश्लेषण में स्वागत है। मैं आपकी होस्ट हूँ और आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो सच में डेटा को देखने का हमारा पूरा नजरिया बदल रहा है। हाँ, और मेरे ख्याल से ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की दुनिया में आ रही एक बहुत बड़ी क्रांति है। मैं यहाँ डेटा और स्टैटिस्टिक्स के पहलुओं पर चर्चा करने के लिए आपके साथ हूँ। सही कहा आपने। तो आज हम देख रहे हैं कि कैसे साइंटिफिक कम्युनिटी अपने पुराने जो पी वैल्यूज का तरीका था ना, उससे आगे बढ़कर तेजी से बेजियन स्टैटिस्टिक्स की तरफ मुड़ रही है। बिल्कुल, और हमारे पास इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए कुछ बेहद रोचक सोर्सेज हैं। हाँ, मेरे पास कुछ डिटेल्ड वीडियो लेक्चर्स हैं जो स्पेसिफिकली बेजियन कोरिलेशन और जैस्प नामक सॉफ्टवेयर पर केंद्रित है। और साथ ही जैस्प एंड द बेजियन रेवोल्यूशन नाम का एक बहुत ही इंसाइटफुल लेख भी हमारी टेबल पर है। तो इस विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य बहुत ही सीधा है। हम बिना किसी भारी और उलझा देने वाले मैथमेटिकल जार्गन के ये समझने की कोशिश करेंगे कि डेटा विश्लेषण का ये नया तरीका, जिसे हम बेस फैक्टर्स कहते हैं, हाँ वही, वो पुराने तरीके से इतना बेहतर क्यों माना जा रहा है। सुनने वालों को आज ये सीखने को मिलेगा कि कैसे प्रायर नॉलेज और नए डेटा का मिलन रिसर्च को एक नई दिशा दे रहा है। और सबसे खास बात यह है कि कैसे JSP जैसा सॉफ्टवेयर इस पूरी क्रांति को सबके लिए आसान बना रहा है। ये बहुत ही यूजर फ्रेंडली टूल है। तो चलिए इसको एकदम शुरुआत से समझते हैं। अभी तक डेटा को समझने का जो पुराना तरीका था, यानी फ्रीक्वेंटिस्ट तरीका, जिसे लोग पी वैल्यू अप्रोच भी कहते हैं। एग्जैक्टली। अगर किसी ने थोड़ा बहुत भी साइंस न्यूज़ को फॉलो किया है तो उसने पी वैल्यू का जिक्र जरूर देखा होगा। हमारे सोर्स वाले लेख में एक क्लिनिकल ट्रायल यानी नई दवा के परीक्षण का बड़ा ही अच्छा उदाहरण दिया गया है। हाँ, दवा वाला उदाहरण इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे बेहतर है। इस पुराने तरीके के मुताबिक पी वैल्यू को एक निश्चित थ्रेशोल्ड की तरह देखा जाता है, जैसे आमतौर पर 0.05 का मार्क होता है। सही कहा। तो अगर किसी ट्रायल की पी वैल्यू इस 0.05 से कम आती है तो नतीजे को स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट मान लिया जाता है। और वहां पर रिसर्चर खुश हो जाता है, क्योंकि इसका सीधा मतलब ये निकाला जाता है कि नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया गया है। नल हाइपोथेसिस यानी ये मानना कि दवा का मरीजों पर कोई असर नहीं होता। बिल्कुल। अगर पी वैल्यू 0.05 से कम आ गई तो हम मान लेते हैं कि दवा असर करती है और नल हाइपोथेसिस गलत है। पर यहाँ एक बहुत बड़ी खामी है। पी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ ये बताता है कि अगर हम मान लें कि नल हाइपोथेसिस सच है तो उसके मुताबिक हमारा जो डेटा आया है वो कितना चौंकाने वाला या सरप्राइजिंग है। ओ, तो ये सिर्फ डेटा के चौंकाने वाले होने का मेजर है। हाँ, और इस चक्कर में ये दूसरे पक्ष को, जिसे हम ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहते हैं, उसको पूरी तरह अनदेखा कर देता है। ये सिर्फ और सिर्फ नल हाइपोथेसिस की फिट को चेक करता है। ये तो वही बात हो गई कि कोर्ट में जज सिर्फ बचाव पक्ष की दलील सुन रहा है और दूसरी साइड को बोलने का मौका ही नहीं दे रहा। सही पकड़ा आपने। और इसलिए बेजियन अप्रोच का आना एक आहा मोमेंट जैसा है सबके लिए। हाँ, जब मैंने बेजियन स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ा तो मुझे लगा कि ये तो हमारे सोचने के आम तरीके से बहुत मिलता जुलता है। कैसे? क्योंकि ये प्रायर यानी पूर्व ज्ञान या विश्वास को शामिल करता है। जैसे अगर मैं बाहर के मौसम का अंदाजा लगा रही हूँ तो मैं पहले ये देखूंगी कि मैं किस शहर में हूँ और कौन सा महीना चल रहा है। बिल्कुल, वही आपका प्रायर नॉलेज है। और जब मुझे नया डेटा मिलता है, जैसे बाहर से आते हुए किसी शख्स ने बताया कि बर्फ पड़ रही है, तो मैं उस नए डेटा के आधार पर अपने पुराने विश्वास को अपडेट करती हूँ। यही बेजियन स्टैटिस्टिक्स का जादू है। ये प्रायर नॉलेज को नए डेटा के साथ मिलाकर एक अपडेटेड विश्वास बनाता है, जिसे हम पोस्टीरियर कहते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया में जो चीज काम आती है वो है बेस फैक्टर। हमारे वीडियो लेक्चर्स में इस बेस फैक्टर का बड़ा गहराई से जिक्र किया गया है। तो आखिर ये बेस फैक्टर मैथमेटिकल रूप से करता क्या है? अगर मैं इसको आसान शब्दों में समझाऊं तो बेस फैक्टर एक नंबर है जो हमें ये बताता है कि ऑब्जर्व्ड डेटा किस हाइपोथेसिस के तहत कितना ज्यादा संभव है। यानी ये दोनों थ्योरीज का रिलेटिव लाइक्लीहुड निकालता है। हाँ, पी वैल्यू सिर्फ नल हाइपोथेसिस को देखता था, पर बेस फैक्टर दोनों मॉडल्स को आमने सामने खड़ा करता है, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की तुलना करता है। पर एक आम रिसर्चर इस नंबर को देखकर समझेगा कैसे कि नतीजा कितना ठोस है? इसके लिए 1961 में जेफरीज नामक स्टैटिस्टिशियन ने कुछ गाइडलाइंस दी थी। ये हमारे सोर्सेज में भी स्पेसिफिकली मेंशन की गई हैं। अच्छा, तो उन गाइडलाइंस के हिसाब से हम एविडेंस की श्रेणी तय करते हैं। बिल्कुल। उन्होंने इसको कैटेगरीज में बांट दिया।
अगर आपका बेस फैक्टर 1 से 3 के बीच आता है तो उस एविडेंस को एनेक्डोटल या मामूली माना जाता है। यानी उस पर ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता। सही। लेकिन अगर बेस फैक्टर 3 से 10 के बीच आए तो उस एविडेंस को मॉडरेट या मध्यम माना जाता है। और अगर ये नंबर 10 से ऊपर चला जाए तो एविडेंस स्ट्रॉन्ग या ठोस होता है। सुनने वालों को शायद नंबर्स सुनकर थोड़ा ड्राई लग रहा हो, पर जैज़ सॉफ्टवेयर इसको बहुत ही मज़ेदार तरीके से दिखाता है। हमारे वीडियो सोर्सेज में जैज़ का पिज़्ज़ा प्लॉट एनालॉजी दिया गया है, जो मुझे बहुत पसंद आया। हाँ, वो डेटा को विजुलाइज करने का बड़ा ही शानदार तरीका है। आप बताना चाहेंगे उसके बारे में? ज़रूर। तो जैज़ सॉफ्टवेयर डेटा को दिखाने के लिए पिज़्ज़ा के आकार का प्लॉट बनाता है। शुरू में जब दोनों हाइपोथेसिस को बराबर विश्वास दिया जाता है तो उसको 1.1 प्रायर ऑड्स कहते हैं। यानी पिज़्ज़ा को बिल्कुल बीच से आधा आधा काट दिया गया। एग्जैक्टली। पर जैसे हम नया डेटा डालते हैं, कंप्यूटर कैलकुलेशन करके उस पिज़्ज़ा के टुकड़ों का साइज बदल देता है, जिसे हम पोस्टीरियर ऑड्स कहते हैं। हाँ, तो मान लीजिए डेटा आने के बाद पोस्टीरियर ऑड्स 9.1 हो गए, तो नल हाइपोथेसिस वाला हिस्सा छोटा हो जाएगा और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस वाला पिज़्ज़ा का हिस्सा 9 गुना बड़ा हो जाएगा। और विजुअल रूप से बस एक नज़र देखकर ही रिसर्चर को समझ आ जाता है कि डेटा किस तरफ इशारा कर रहा है। ये पी वैल्यूज की पुरानी बोरिंग टेबल से बहुत बेहतर है। तो चलिए इस थियोरेटिकल चर्चा को एक ठोस उदाहरण के साथ जमीन पर ले आते हैं। वीडियो लेक्चर्स में एक बड़ा ही रिलेटेबल केस स्टडी था। आप उस मैथ एंजाइटी और परफॉर्मेंस वाली स्टडी की बात कर रही हैं ना? हाँ बिल्कुल, पर उससे पहले थोड़ा पियर्सन कोरिलेशन का जिक्र कर लेते हैं। जब हम दो चीज़ों के बीच का संबंध नापते हैं तो पियर्सन कोरिलेशन का इस्तेमाल करते हैं, जिसे R से दर्शाया जाता है, जो हमेशा -1 से +1 के बीच होता है। और हाँ, सोर्स में एक छोटी सी डिटेल भी थी कि इसको पॉपुलेशन लेवल पर दर्शाने के लिए ग्रीक लेटर रो का इस्तेमाल किया जाता है। सही बात है। तो अब उस केस स्टडी पर आते हैं। इस स्टडी में 65 स्टूडेंट्स पर रिसर्च की गई थी कि क्या मैथ्स एंजाइटी यानी गणित के डर और उनके टेस्ट परफॉर्मेंस के बीच कोई आपसी संबंध है। तो नतीजा क्या निकला था? जब डेटा इकट्ठा किया गया तो इनके बीच का कोरिलेशन R लगभग 0.37 पाया गया। अब इस नंबर का बेजियन विश्लेषण करना था। जास्प में जब इसे डाला गया तो मेरे नोट्स के हिसाब से बेस फैक्टर, जिसे BF10 कहते हैं, वो 13.93 आया। एकदम सही। और क्या आप जेफरीज की गाइडलाइंस के हिसाब से बता सकती हैं कि 13.93 का मतलब क्या हुआ? क्योंकि ये 10 से ऊपर है तो इसका मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, यानी ऑब्जर्व डेटा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के आधार पर करीब 14 गुना ज्यादा संभाव है। बिल्कुल, डेटा जोर शोर से कह रहा है कि मैथ एंजाइटी और परफॉर्मेंस के बीच वाकई एक कोरिलेशन मौजूद है। और बेजियन अप्रोच की एक और बहुत बड़ी खासियत है पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी निकालना। हाँ, ये मुझे पी वैल्यू से सबसे बड़ा अपग्रेड लगा। पी वैल्यू में लोग एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी निकालने का सिर्फ सपना देखते थे, पर यहाँ अगर हमारा बेस फैक्टर लगभग 14 आया है तो उसको परसेंटेज में बदलने पर इक्वेशन बनती है 13.93 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 13.93, जो करीब 0.93 आता है। हाँ। यानी 93% प्रोबेबिलिटी। सही कहा, 93% प्रोबेबिलिटी है कि ये कोरिलेशन असल में मौजूद है। ये कितना क्लियर और सटीक लगता है। और मैंने लेक्चर में ये भी देखा कि जब ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस सपोर्ट हो रहा होता है तब एक 95% क्रेडिबल इंटरवल की बात आती है। हाँ, पर एक जरूरी नियम है कि पैरामीटर एस्टिमेशन यानी कोरिलेशन की एग्जैक्ट वैल्यू का अंदाजा लगाना ये सिर्फ तभी करना चाहिए जब ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस यानी H1 सपोर्ट हो रहा हो, जो कि इस केस में हो रहा था क्योंकि बेस फैक्टर 14 के करीब था। बिल्कुल, अगर नल हाइपोथेसिस सपोर्ट हो रहा होता तो किसी और वैल्यू का अंदाजा लगाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। ये सब तो ठीक है, पर इस पूरी प्रक्रिया में एक सवाल जो मुझे थोड़ा अजीब लगा। हम बार बार प्रायर नॉलेज या प्रायर बिलीफ की बात कर रहे हैं, पर मैं एक कंप्यूटर को पहले से अपना विश्वास कैसे बता सकती हूँ? ये बेजियन स्टैटिस्टिक्स का सबसे ट्रिकी हिस्सा माना जाता था, पर जैस्प ने इसे आसान कर दिया है। डिफ़ॉल्ट रूप से जैस्प यूनिफॉर्म प्रायर का इस्तेमाल करता है। यूनिफॉर्म प्रायर मतलब सब कुछ एकदम बराबर? हाँ, मतलब नया डेटा आने से पहले कंप्यूटर ये मानता है कि -1 से +1 तक कोई भी वैल्यू आने की संभावना बराबर है। पर एडवांस्ड मोड में हम अलग-अलग प्रायर विड्थ्स इस्तेमाल कर सकते हैं। जैस्प ने इनको स्ट्रेच्ड बेटा प्रायर्स कहा जाता है। ओह हाँ, वीडियो सोर्स में इन स्ट्रेचेस के बारे में डिटेल थी। वहाँ 2 विड्थ्स का उदाहरण था, विड्थ 0.5 और विड्थ
2.0। सही। विड्थ 0.5 का पीक 0 पर होता है, यानी हमें पहले से लगता है कि कॉरिलेशन बहुत छोटा या 0 होगा। और दूसरी तरफ विड्थ 2.0 का पीक दोनों एक्सट्रीम्स पर होता है, यानी -1 और +1 पर। इसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन आने की उम्मीद हो, है ना? बिल्कुल। जैसे टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी चेक करते वक्त वहां हमें पता होता है कि दोनों टेस्ट के रिजल्ट्स लगभग सेम होने चाहिए। पर देखिए, अगर मैं कंप्यूटर को पहले से प्रायर बता रही हूं, तो क्या मैं नतीजे को मैनिपुलेट नहीं कर रही? किसी को भी लग सकता है कि प्रायर बदलकर रिजल्ट अपने हिसाब से लाया जा सकता है। ये कंसर्न बिल्कुल वैलिड है, और इसीलिए जैस्प में एक फीचर है जिसे रोबस्टनेस चेक कहते हैं। ये कैसे काम करता है? ये फीचर एक ही क्लिक में उन सभी अलग अलग विड्स को चेक करके बता देता है कि हमारे एविडेंस कितने ठोस हैं। ये देखता है कि अलग अलग प्रायर लेने पर भी नतीजा बदल तो नहीं रहा। अगर नतीजा नहीं बदलता तो इसका मतलब डेटा सच में स्ट्रांग है। ये तो एक बहुत बढ़िया सेफ्टी नेट हो गया। बिल्कुल। इससे एनालिसिस में ट्रांसपेरेंसी आती है। और एक और जगह जहां बेजियन स्टैटिस्टिक्स पी वैल्यू से आगे निकल जाता है वो है जब नल हाइपोथेसिस सही हो। हाँ, फ्रीक्वेंसी बेस पी वैल्यू ये कभी डंके की चोट पर नहीं कह सकता कि नल सही है, पर बेस फैक्टर ये कर सकता है। इसके लिए हमारे पास एक और रोचक केस स्टडी है। बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स वाली स्टडी। सही पहचाना। इस स्टडी में बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स में से 2 मुख्य ट्रेट्स को लिया गया, ओपननेस और न्यूरोटिसिज्म। ओपननेस यानी नए विचारों को अपनाना, और न्यूरोटिसिज्म यानी चिंता या उदासी ज्यादा महसूस करना। एग्जैक्टली। जब डेटा इकट्ठा किया गया तो इनके बीच का कोरिलेशन लगभग 0 यानी -0.01 पाया गया। और जब इस डेटा को जैस्प में टेस्ट किया गया तो इस बार बेस फैक्टर नल हाइपोथेसिस के पक्ष में आया, जिसे हम BF01 कहते हैं। और इसकी वैल्यू 17.4 आई थी। हाँ, अब देखिए 17.4 यानी 10 से ऊपर। इसका मतलब ये नल हाइपोथेसिस के पक्ष में एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। यानी हम पूरे आत्मविश्वास के साथ कह सकते हैं कि इन दोनों ट्रेट्स के बीच वाकई कोई संबंध नहीं है। एक रिसर्चर के लिए ये जानना बहुत राहत की बात होती है। पी वैल्यू तो हमेशा एक अनसर्टेनिटी छोड़ देता है। बिल्कुल। और यही वजह है कि इस लेख में इसको बेजियन रेवोल्यूशन कहा गया है। जैस्प एक ओपन सोर्स और ग्राफिकल इंटरफेस वाला सॉफ्टवेयर है जो इस रेवोल्यूशन को सबके दरवाजे तक ला रहा है। और मैंने लेख में पढ़ा कि जैस्प में फ्रीक्वेंटेस्ट और बेजियन दोनों तरीके एक साथ एक ही स्क्रीन पर दिखते हैं। हाँ, ये इसकी सबसे खूबसूरत बात है। आप दोनों की तुलना कर सकते हैं, और इसका सबसे गहरा असर साइकोलॉजी जैसी फील्ड्स में पड़ रहा है, जहां सैंपल साइज अक्सर छोटा होता है। एनवायरमेंटल साइंस में भी इसका बड़ा असर दिख रहा है, जैसा लेख में जिक्र किया गया है। सही कहा। क्लाइमेट मॉडल्स में इसका इस्तेमाल बहुत होता है। पुराने क्लाइमेट मॉडल्स नए मॉडल्स के लिए एक प्रायर का काम करते हैं, और नया डेटा आने पर उन्हें अपडेट किया जाता है। यानी डेटा को इकट्ठा करने और उससे सीखने की एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया बन जाती है। एग्जैक्टली। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो इस बेजियन क्रांति का मुख्य निष्कर्ष क्या निकलता है? मेरे ख्याल से सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि ये सिर्फ मैथमेटिकल ट्रिक्स के बारे में नहीं है। ये सबूतों यानी एविडेंस को देखने का एक नया और बेहतर तरीका है। बिल्कुल। पुराने पी वैल्यू सिस्टम में हम एविडेंस को सिर्फ हाँ या ना, सिग्निफिकेंट या नॉन सिग्निफिकेंट की तरह देखते थे। जैसे एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी जिसमें सिर्फ 2 ही रंग होते थे। वाह, क्या बढ़िया एनालॉजी दी है आपने। बेजियन स्टैटिस्टिक्स एविडेंस को एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम पर देखता है। ये बताता है कि सबूत कितना स्ट्रांग या कितना वीक है। ये ज्यादा वैज्ञानिक और सटीक है। और सुनने वालों के लिए इस सब का रेलेवेंस यही है कि चाहे कोई मेडिसिन के नए ट्रायल की खबर पड़ रहा हो या साइकोलॉजी की नई रिसर्च, ये जानना जरूरी है कि डेटा का विश्लेषण कैसे हुआ है। सही बात है, क्योंकि उसी विश्लेषण पर पूरी रिसर्च की विश्वसनीयता टिकी होती है। अगर बेजियन एनालिसिस का इस्तेमाल हुआ है तो आप थोड़ा और भरोसा कर सकते हैं कि डेटा की गहराई से जांच हुई है। इससे पहले कि हम आज का ये विश्लेषण खत्म करें, एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़ा विवादास्पद सवाल मेरे दिमाग में घूम रहा है। ओह, किस तरह का सवाल? देखिए, आज हमने समझा कि बेजियन स्टैटिस्टिक्स पूरी तरह से प्रायर नॉलेज या पहले से मौजूद विश्वास पर निर्भर करता है। हाँ, ये तो इसका कोर प्रिंसिपल है। तो ऐसे में क्या ये संभव नहीं है कि लोग अपनी पसंद के प्रायर बिलीफ्स चुनकर किसी विवादास्पद टॉपिक के परिणाम को अपने हिसाब से प्रभावित कर सके? ये एक बहुत ही बड़ा और गहरा सवाल उठाया है आपने। सोचने वाली बात है ना। एक तरफ हम मैथमेटिक्स और प्योर लॉजिक की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम ह्यूमन बिलीफ को कैलकुलेशन में डाल रहे हैं।
तो क्या हम अनजाने में ह्यूमन बायस को एक मैथमेटिकल रूप तो नहीं दे रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर साइंटिफिक कम्युनिटी अभी भी चर्चा कर रही है। हालांकि रोबस्ट चेक्स हैं, पर फिर भी सब्जेक्टिविटी तो आ ही जाती है। बिल्कुल। और मुझे लगता है किसी को भी जो इन टॉपिक्स में दिलचस्पी रखता है उसे इस बारे में अकेले में गौर जरूर करना चाहिए। साइंस कभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं होती। हर नया डेटा हमारे पुराने सच को बदलता रहता है। डेटा को समझने की ये यात्रा सच में हमेशा चलती रहेगी। इसी विचार के साथ हम आज के इस गहराई से विश्लेषण को यहीं रोकते हैं। इस रोचक चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे यहाँ आकर और इन बातों पर विश्लेषण करके बहुत अच्छा लगा। डेटा एनालिसिस की इस लगातार बदलती दुनिया में नई जानकारियों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी।